रोजगार जनरेशन में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, एमएसएमई का बहुत ज्यादा योगदान है। कॉर्पोरेट से ज्यादा योगदान जो है कि रोजगार जनरेशन में एमएसएमई का है। मीडियम आय वाले लोगों के लिए ये एक तरीके का वरदान है एमएसएमई। ठीक है, तो देखिए होता क्या था कि जो एमएसएमई है उनके साथ समस्याएं एक हो रही थी कि वो जब बैंक से लोन लेने के लिए जाते थे तो उनको जो है कि लोन मिलता नहीं था। ऐसा नहीं है कि एमएसएमई के पास जो है कि लोन को रीपे करने का पावर नहीं है, रीपे करने का पावर है। लेकिन जब वो जाते थे बैंक के पास तो बैंक उनको लोन देना नहीं चाहती थी। उनका कारण ये था कि जब वो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक क्या देखता है कि आपका ऑफिशियल बुक्स एंड अकाउंट्स कैसा है, वो आपका मेंटेन करके रखें या नहीं रखें, आपका ट्रांजेक्शन कितने का होता है, क्रेडिट क्या है आपका, उसी के ऊपर तो बैंक लोन देती है। तो ये जो है कि जब ये योजना लाई गई थी एमएसएमई वाला, जो क्या क्या कहते हैं आप 2016 में आप मुद्रा योजना का नाम सुनेंगे, ये 2016 में ही आया था। इसमें जो है कि 3 कैटेगरी था, शिशु, किशोर और तरुण। तो इस बार के बजट में जो है कि तरुण जो था उसका लिमिट जो है कि 10 लाख रुपए तक था, उसको अब उसका अपर लिमिट बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो इसमें इसमें पहले समस्या को समझते हैं कि दिक्कत क्या होता था, उसके बाद जो है कि ये क्यों बढ़ाया गया और किन के लिए बढ़ाया गया इसको देखते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला कि चूंकि देखिए एमएसएमई में क्या होता है कि एमएसएमई के मालिक ठीक ठाक अमीर होते हैं और उनके पास लोन रीपे करने का जो है कि कैपेसिटी रहता है। लेकिन क्योंकि उसका काम जो है कि क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा होता है किसमें, कैश में, इसलिए उनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं होता है। और अकाउंटिंग होता भी है तो उतना जबरदस्त जो है कि बुक्स और अकाउंटिंग नहीं होता है, अडानी और अंबानी की तरह की पैसा ले लें फिर भाग भी जाए, क्योंकि आपने दिखा दिया हमारे पास बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, बहुत सारा हमारे पास पैसा है, वो एमएसएमई नहीं दिखा सकते थे। तो मुद्रा योजना उस समय लाया गया था, और मुद्रा योजना लाने के पीछे क्या था कि सरकार जो है कि इस बात की गारंटी लेती है कि उसका जो है कि कोलेटरल उनको फ्री लोन दे दीजिए, और जो भी पैसे होंगे अगर वो आपको बैंक का पैसा डूबने का डर रहेगा तो सरकार इस बात की गारंटी लेगी। तो उस समय जो है कि ये एमएसएमई योजना लाया गया था। सरकार उन पे विश्वास करती थी और ये बात बहुत सत्य निकला है। आप देखिए कि भारत के जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो लोग ज्यादा रीपे कर रहे हैं लोन का, वो लोग ज्यादा ईमानदारी से पैसा अपना लौटा देते हैं, बाकायदे कि इन माल्या वगैरह से और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से। ये उसमें आया है कि इन लोगों ने जो है कि योजना में जो पैसा लिया था उसको वापस जो है कि सरकार को लौटा दिया है, मैक्सिमम लौटाया है। एनपीए जो है कि इसमें क्रिएट नहीं हुआ है। तो सरकार ने अभी बताया है कि ऐसा करेंगे कि हम इनके ऊपर करेंगे विश्वास कि ये अमीर मतलब कि इनके पास पैसा है, ठीक है, ये अकाउंटिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम गारंटी लेते हैं, हम पैसा इनका अगर ये नहीं लौटाएंगे तो हम देंगे, कोलेटरल हम देंगे, भागने वाला कहीं नहीं है, कोई देश छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, तो शिशु, किशोर और तरुण लोन था इसमें। तो जो व्यक्ति की पहले जिन्होंने कि 10 लाख तक का तरुण लोन लिया था, मतलब कि तरुण लोन में जिन्होंने लिया था और अपना पैसा जो है कि समय पे लौटा दिया था, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे भी क्या किया है गया है कि बोला गया है कि जो तरुण लोन की कैपेसिटी थी इसको बढ़ा करके 10 लाख के लिमिट से बढ़ा करके 20 लाख करने जा रहे हैं इस बजट में। तो ये काफी एक सरकार का प्रोग्रेसिव डिसीजन है और इस डिसीजन का हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा सराहना करते हैं कि इस तरीके से देश के छोटे मध्यम उद्योगों पे भी सरकार ने भरोसा दिखाया है। और अगर उन्होंने सरकार के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाया है कि अपने पैसे अपने लोन को सही समय पे चुकाया है, तो हम भी जो है कि भरोसा करेंगे और उनको ज्यादा अमाउंट में लोन देंगे। एक तो ये हो गया। लेकिन एमएसएमईज के साथ समस्या ये होता है कि इनके पास जो है कि जब अपना सब प्रोडक्ट किन्हीं को बेचते हैं तो तुरंत तो पैसा वापस नहीं होता है। किसी की कोई बड़ा चैन है, वी मार्ट का चैन वगैरह है, जो भी माल सप्लाई होता है आप देखते होंगे कि तुरंत पेमेंट नहीं मिलता है। ये अगर थोड़ा सा भी बिजनेस से रिलेटेड होंगे तो आप इस चीज को समझते होंगे, तुरंत पैसा कोई नहीं देता है कैश में। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं कि वी मार्ट में क्या कहते हैं कपड़ा सप्लाई करते हैं, गारमेंट्स, तो हम गारमेंट सप्लाई करते हैं। हमने किसी से कपड़ा लिया था, उसको गारमेंट्स बनाया, पीछे वो कपड़ा वाला ने किसी से धागा लिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से चलता है था। हमको जो है कि वी-मार्ट पैसा देगा तो हम कपड़ा वाले को पैसा देंगे, फिर कपड़ा वाला क्या करेगा, धागा वाले को पैसा देगा। तो उसमें 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन कुछ ना कुछ तो लेट होता होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कैश के फ्लो का दिक्कत होता है। ये समझ पा रहे हैं? हेलो, हेलो, जी सर। जी, एक सेकंड आ रहे हैं। समस्या है, ये जो दिक्कत है उस दिक्कत को पूरा करने के लिए ही जो ट्रेड से लाया गया है, इस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए, ए बी सी डी 4 एक चैन में बना हुआ है। ए जो है कि क्या कहते हैं वी मार्ट है,
वहां पे कपड़े बिक रहा है, बी जो है कि उसको कोई गारमेंट सप्लाई कर रहा है, बी को सी जो है कि धागा सप्लाई कर रहा है, एक तरीके का चैन चलते रहता है इस तरीके का। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि 30 अगस्त को जो है कि ए ने बी को बोला है कि 30 अगस्त तक जो है कि आपको पैसा मिल जाएगा। वी मार्ट ने हमको बोला है कि 30 अगस्त तक पैसा दे देंगे। हमने भी पीछे वाले को बोला है कि वी मार्ट से भैया पैसा आएगा तो हम दे देंगे। अब कपड़ा वाला धागा वालों को बोल रहा है कि भैया वो मेरा सप्लायर जो है कि पैसा आएगा उसका वी मार्ट से, वो हमको देगा तो हम तुमको दे देंगे। और धागे वाले को भी जो किसी किसान को पैसा देना है जहां से उन्होंने कॉटन उठाया होगा। तो इस तरीके से जो है कि एक समस्या आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये ट्रेड्स लाया गया है। इसको देखिए कैसे होता है कि पैसा तो वी मार्ट वाला नहीं दे पाता उस टाइम तक, 30 तारीख को ही देगा, लेकिन जो 1 महीने का बीच में गैप चल रहा है, मान लो कि अगले महीने 30 तारीख तक पैसा देना है, तो उसमें क्या करेगा कि वी मार्ट एक प्रोमिसनरी नोट निकाल के दे देगा, लिख के दे देगा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि 30 तारीख आते आते आपका पैसा जैसे ही मेरे यहाँ से कपड़ा सेल होगा, 15 अगस्त का सेल लगेगा, बढ़िया कपड़ा मेरा बिकेगा इस बार, और जो है कि पैसा हमको आएगा, हम आपको दे देंगे जो है कि आपका जो भी 1 करोड़ रुपया है, अपने 1 करोड़ रुपए का कपड़ा सप्लाई किया है। हम क्या करेंगे, वो प्रोमिशनरी नोट जो है कि पिछले बंदे को दे देंगे, देखो भाई ये प्रोमिशनरी नोट है हमारे पास, पैसा वहां से जैसे भी मार्ट से आएगा हम तुमको दे देंगे। अब वो कपड़ा वाला क्या करेगा, धागा वाले को दे देगा प्रोमिशनरी नोट कि हाँ भाई वहां से पैसा आएगा तो हम दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि धागा वाला वेट नहीं कर सकता है, उनको चाहिए कि किसान को पैसा करना होगा पेमेंट तुरंत, तो वो प्रोमिशनरी नोट लेकर के जाएगा बैंक बैंक जाएगा और बैंक वाले को दिखाएगा, देखिए भैया मेरे पास है प्रोमिशनरी नोट और इसको आप भंजा दीजिए, 30 तारीख तक पैसा आ जाएगा, आपको जो है कि मिल जाएगा। तो बैंक वाला क्या बोलेगा कि ठीक है, इसमें तो 1 करोड़ का लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा इंटरेस्ट काटेंगे कुछ ना कुछ आपका, और 1 करोड़ रुपया तो नहीं लेकिन 99 लाख रुपया या जो भी उनका होगा कि 1% काट करके 99 लाख रुपये तक का कैश इसमें आपको मजा के दे सकते हैं। तो धागा वाला सोचता है कि चलो किसान को दे देंगे, किसान से माल फिर लेंगे, 99 लाख ही आया, लेकिन आया तो उसी कैश से काम चलाएंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा फिर, उससे अच्छा है कि पैसा फंसा हुआ है। तो बैंक जो है कि इस प्रोमिशनरी नोट को लेता है और कुछ डिस्काउंटेड रेट पे उनको जो है कि 99 लाख रुपया, 1 करोड़ के बदले 99 लाख रुपया दे देता है ताकि उनको कैश मिल जाए। और फिर जैसे ही 30 तारीख के आसपास तक होगा, डीमार्ट का कपड़ा बिकेगा, वो पैसा आएगा, तो वो प्रोमिशनरी नोट जो है कि उसको मिल जाएगा, बात खत्म है, पैसा एडजस्ट हो गया। तो बैंक जो है कि इन चीजों को करने में कर रहा था आनाकानी। बैंक जल्दी इस पर विश्वास नहीं करता है कि देगा पैसा नहीं देगा पैसा। तो इस तरीके से जो है कि TREDS है, ट्रेड रिवाइवल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ये जो प्रोमिसनरी नोट है इसको जो है इसी को बोला जाता है ट्रेड रिवाइवल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। डिस्काउंट पे पैसा मिल रहा है ना, तो बैंक अगर नहीं देता है तो इस तरीके से कई सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो इस प्रोमिसनरी नोट पे 1% नहीं 2% काट करके पैसा तो उनको दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ऐसे फर्म्स जो 500 करोड़ रुपए के ऊपर तक का ट्रांजेक्शन करते थे, उन सारे फर्म को बोला गया था कि जा करके TREDS में आप जो है कि रजिस्टर कीजिए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए उसमें। अब बोला गया है कि जो 250 करोड़ रुपए तक का ये फर्म है जो इतनी तक का ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी, पहले लिमिट 500 करोड़ का था, अब घटा के कर दिया गया 250 करोड़। वो लोग भी जाएंगे और जा करके वहां उसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे TRDS में, ताकि जो है कि ब्लॉक्ड MSME का रुपीज होता है, जो उसका जो है कि साइकिल ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक नहीं हो। और जो प्राइवेट फर्म्स हैं या बैंक हैं, अगर बैंक भरोसा कर सके तो बैंक, नहीं तो प्राइवेट फर्म्स, वो जो है कि उनको कैश देगा, कैश प्रोवाइड करवाएगा, ताकि MSME का जो पैसा ब्लॉक होता था वो ब्लॉक होने से रुक पाएगा। तो ये जो है कि एक प्रकार का बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स वगैरह में अगर कोई समझते होंगे तो, जो पी नोट है एक तरीके का बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये प्रोमिसनरी नोट जो है कि उनको देने का वादा किया जाता है। अ, तो क्या ये समझ में आया मुद्दा? Yes, sir. Yes, कौन sir. किनको को डाउट इनमें? No, sir. चलिए, बहुत आसानी से समझ लिए इस चीज को। समझ में आया ना पूरा ये? हेलो, Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात।
तो ये जो है कि एमएसएमई के सेक्टर की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जो है कि इस बार इस बजट में जो है कि एक कदम उठाया है, तो इसी चीज को ध्यान रखेंगे। एक जो है कि क्या कहते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी में बड़ा चीज कदम उठाया गया है। आपको पता है कि अभी सरकार के पास कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही उसमें काम कर सकती है? आपको पता है ना, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आया था, उसमें 3 तरीके की इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था, ग्रुप ए इंडस्ट्री, ग्रुप बी इंडस्ट्री एंड ग्रुप सी इंडस्ट्री। ये जानते हैं? उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आया था, वो उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में जो है कि उसी का कुछ रिफॉर्म वर्जन था। ये आइडिया है इसका? अगर नहीं आइडिया तो पहले ये बताएंगे। जो ग्रुप इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 वाला था। सर इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्री है। हाँ, रिफाइन इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, उसके मतलब इस स्टील इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया। इस तरह की 8 इंडस्ट्री हैं। इसमें से मतलब किसके ये कोर सेक्टर की ये 8 इंडस्ट्री कोर है। इंडस्ट्री। हाँ, यस सर। जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा रुपया अभी रिवेन्यू मिल रहा है वो रिफाइन इंडस्ट्री है। रिफाइनड इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। देखिए, हम जो बात यस करना सर। चाह रहे हैं ना गौरव, वो करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1950। हम जो अभी समझाना चाह रहे हैं कि सरकार के पास मात्र ऐसे 2 ही सेक्टर हैं जिसमें कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 100% इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, वो कौन कौन सेक्टर हैं? यस सर। आप कॉमन सेंस वो तो लगाइए एक होंगे या सर एक ये दिमाग स्मॉल लगा। इंडस्ट्री जो रिन्यूएबल होंगे सर। एनर्जी वाले सेक्टर में, नहीं नहीं, रिन्यूएबल में तो प्राइवेट सोलर सेक्टर भी आता एनर्जी है। का सेक्टर। प्राइवेट भी आता है, सोलर में तो प्राइवेट भी आता है। जैसे एक स्मॉल इंडस्ट्री होगा एक सर, लघु उद्योग। नहीं, रेलवे का कुछ सेक्टर, आप प्राइवेट रेल कहीं देखे हैं? यस सर, तेजस तेजस। हाँ, तो रेलवे का कुछ सेक्टर की बात कर रहे हैं। रेलवे ऑपरेशंस सरकार के कंट्रोल में है, ये कहीं प्राइवेटाइज अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा सेक्शन था एटॉमिक एनर्जी। था, मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसमें इसी में गैप है। तो अभी तक जो है कि सरकार के पास 2 सेक्शन जो है कि वो उस पे 100% सरकार का अधिकार था, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था। मोदी सरकार के आने से पहले जो डिफेंस सेक्टर था, उसमें भी जो है कि प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं था। आपको पता है ना कि अब डिफेंस में जो है कि प्राइवेट को परमिशन दे दिया गया है। टाटा। हाँ, डिफेंस में टाटा मैन्युफैक्चरिंग जो सर। है, टाटा डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, इस तरीके से ये कंपनियां आई हैं। ये एल&टी भी डिफेंस का काम करती हैं। इसके इसके यस सेक्टर सर। को ओपन किया गया है। तो समझिए, इसको डिटेल में ही समझ लेते हैं क्या हुआ। देखिए, हुआ क्या था कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, नेहरूवियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कहलाता है, 1956 में। इसमें जो है कि 3 तरीके के इंडस्ट्री सेक्टर को डिफाइन किया गया था। एक ऐसा सेक्टर का इंडस्ट्री जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप रेलवे को ले लीजिए, एटॉमिक एनर्जी को ले लीजिए, पावर सेक्टर को ले लीजिए, कोल को ले लीजिए, एयरपोर्ट को ले लीजिए, टेलीकॉम को ले लीजिए। इस तरीके से 18 क्षेत्र थे। फर्टिलाइजर को ले लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी बड़ी इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही इन्वेस्ट करती थी, प्राइवेट सेक्टर का कोई परमिशन ही नहीं था। ग्रुप बी टाइप की जो इंडस्ट्री होती थी, उसमें जो है कि गवर्नमेंट का भी इंडस्ट्री होता था और प्राइवेट का भी इंडस्ट्री होता था, दोनों जो है कि उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ग्रुप सी में जो इंडस्ट्रीज होता था, उसमें जो है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आता था, सरकार का उसमें कोई लेना देना था नहीं। अब बोलेंगे कि सर किस तरीके का इंडस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा उद्योग है, खिलौना बनाने का उद्योग है, कुछ और भी है, ऐसा इंडस्ट्री है जो कि बहुत छोटा उद्योग है, तो उसमें सब लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर था, गवर्नमेंट इसमें दिमाग नहीं लगाते। आपको पता होगा कि भारत सरकार एक समय जो है कि होटल भी चलाती थी, होटल का भी चेन भारत सरकार के पास था। है आइडिया? अरे अटल ओबराय होटल सर। हाँ, तो ये बहुत सारा होटल का चयन था। जैसे कि ये क्या कहते हैं, अशोका का कोई होटल है, बड़ा फेमस होटल है, हर जगह आपको दिख जाएगा। इस तरीके का चयन ये अटल बिहारी होटल है वाजपेयी के समय इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, उससे पहले सरकार के पास ही था। तो सरकार ने एक पॉलिसी लाया था 1991 में। देखिए, 1991 में क्या किया गया कि बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स थे जो सरकार के लिए रिजर्व थे, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने जो कि प्राइवेट सेक्टर पर भी उसमें परमिशन डाल दे दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक टेलीकम्युनिकेशन वाला है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पहले बीएसएनएल था। और उससे भी बड़ा एग्जाम्पल जो है कि एयर इंडिया का, ये क्या एविएशन सेक्टर, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया ही था, कोई दूसरे सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन ही नहीं। धीरे धीरे करके वो एलपीजी का पॉलिसी आया 1991 में। उसके बाद जो है कि कंपनियां, सेक्टर्स खुलती गई, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन मिलते गया।
जैसे कि मोदी सरकार से आने से पहले जो है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें अपर लिमिट था कि 49% ही जो है कि क्या कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बाद बाकी 51% जो है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं 74% तक बढ़ा दिया। उसी तरीके से डिफेंस में जो है कि उसके लिमिट को बढ़ा करके 74% तक इन्वेस्टमेंट जो है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। तो धीरे धीरे लिबरलाइजेशन का यही रूल ही होता है कि सरकार इंडस्ट्री से अपने आप को हाथ खींच लेगी धीरे धीरे, और प्राइवेट सेक्टर को जो है कि परमिशन दे देगी, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे और सरकार उसके लिए क्या करे, रेगुलेशन करे। तो जैसे जो है कि ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये धीरे धीरे जब मजबूत हो गया तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आज के समय में आपको दिख रही है। तो सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, और ये सारा का सारा सेक्टर ओपन है। मात्र और मात्र रेलवे ऑपरेशन मतलब क्या, रेलवे को चलाना। तेजस ट्रेन प्राइवेट हो सकता है लेकिन उसका ड्राइवर अभी भी सरकारी है, सरकारी ड्राइवर है। प्राइवेट ड्राइवर को आपने नहीं देखा होगा, प्राइवेट लोको पायलट को आपने नहीं देखा होगा अभी तक। और ये रेलवे ऑपरेशंस अभी तक 100% सरकार के हाथ में है, उसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं है। दूसरा जो एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्शन था वो भी अभी तक प्योर तरीके से सरकार के हाथ में है, किसी को परमिशन नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने का। एक एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्शन में क्या होता है कि माइनिंग ऑफ यूरेनियम होगा, प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो, ये सारे के सारे जो है कि एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्शन में आता है। तो इस बार के बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, भारत स्मॉल रिएक्टर प्रोग्राम। ये आप नाम सुन लीजिए, ये आने वाले समय में काफी चर्चा में रहने वाला है। भारत स्मॉल रिएक्टर प्रोग्राम, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहाँ की छोटे स्तर पे बिजली उत्पादन होता है, उसमें सरकार अब प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट करेगी और वहां पर जाके प्राइवेट प्लेयर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर अब बात करेंगे सरकार के पास क्या बच गया है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की मोनोपोली है, तो वो सेक्टर बच गया कौन, बताइए? रेलवे रेलवे बच गया इसमें। रेलवे एटॉमिक ऑपरेशन नहीं, रेलवे में भी तो सर बहुत सारे स्टेशन को पीपीपी मॉड्यूल के नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कृष्णकांत की रेलवे ऑपरेशंस, रेल को चलाना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ओके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ओके सर रेलवे ऑपरेशन सिर्फ बचा हुआ है सरकार के पास। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे डेवलप हो सकता है, बहुत सारे क्षेत्रों में कर्मचारी पीपीपी मॉडल पे आ सकता है रेलवे में, ठीक है, लेकिन रेलवे का ऑपरेशन किसी को नहीं दिया। इवन कि प्राइवेट ट्रेन भी हो सकता है, तेजस इज वन ऑफ द एग्जांपल प्राइवेट ट्रेन का, लेकिन उस ट्रेन में जो है कि ड्राइवर जो होगा वो अभी तक लोको पायलट क्या है, सरकारी है, ठीक है। तो आज तक एटॉमिक एनर्जी प्योरली सरकार के पास था, लेकिन इस बजट के बाद से ये बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। भारत स्मॉल रिएक्टर प्रोग्राम के माध्यम से एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने खोलने की घोषणा कर दी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि जो ये भारत स्मॉल रिएक्टर प्रोग्राम बताया मैंने, ये समझ में आया? ये बड़ा चेंज होने जा रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज जो है कि और बताते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड जब आएगा, ये बहुत बड़ा शब्द आपको दिखने वाला है अगले 6 महीने में। अभी इस बार के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि जो है कि हम अगले 6 महीने में इसको रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू क्या करेंगे उस चीज को समझिए। डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है मिडिल क्लास पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बजट में सबसे बड़ा सेक्शन जो है कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार का कहाँ है, डायरेक्ट टैक्स से। इससे होना क्या चाहिए कि हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये बहुत दुखद बात है कि पहले कॉर्पोरेशन टैक्स ऊपर रहता था, ये ज्यादा दिन के बाद नहीं है, 2-3 साल का बजट पहले उल्टा के देख लीजिए तो कॉर्पोरेशन टैक्स ही आगे रहता था। हमने आंखों से देखा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है कि इनकम टैक्स के बराबर होते चला गया। नहीं, पहले कॉर्पोरेशन टैक्स जीएसटी के बराबर होते चला गया, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स के बराबर होते चला गया, वो उसका रेशियो घटते चला गया था। और इस बार के टैक्स बजट का हालात ये है कि फर्स्ट नंबर पे है डायरेक्ट इनकम टैक्स, उसके बाद जो है कि जीएसटी है, और तीसरे नंबर पे चला गया कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तो बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। मतलब कि जो इंडिया के क्या कहते हैं ईमानदार टैक्स पेयर हैं, क्यों इतनी सारी सब्सिडी मिलती है, इतने सारे चीज खर्च हो रहे हैं,
और कॉर्पोरेशन ये डायरेक्ट टैक्स भरने वाले लोग कितने हैं? 2 से 3 करोड़। भाई 2 से 3 करोड़ व्यक्ति का पैसा आप निकाल करके इतना बांट करते हैं, और जब वो बंदे जाते हैं क्या कहते हैं सरकार के पास फैसिलिटीज लेने के लिए, उनको फैसिलिटी के नाम पे क्या मिलता है? टूटता हुआ एयरपोर्ट, टनल में भरता हुआ पानी। बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजे राजेंद्र नगर, तो पता चलता है एक बच्चा पानी में डूब के मर गया है, करंट लग के मर गया है। उसको जो है कि ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, ना अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल मिल रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। जो पब्लिक इम्यूनिटी जो होता है, जो पब्लिक फैसिलिटी जो होता है, उनके लिए कुछ मिलता नहीं है, और टैक्स देते हैं वो भर भर के। ये तो हो रहा है। क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। इसमें यस तो सर, सीता अभी तो यही हो रहा है। निर्मला ताई ने तो कहा ही था सर कि आई एम योर स्लीपिंग पार्टनर, आप कमाओ, हम एक दिन उठेंगे आपका टैक्स लेके चल देंगे, फिर दोबारा सो जाएंगे। हाँ, इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी जब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को पढ़ाएंगे, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमको भी सुन के बड़ा मजा आ रहा था कि किस तरीके से जेब काटा गया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कैसे मतलब कि जेब काटा गया है। अभी इस पे जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला जब आएंगे ना, इस पे जो गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी 10% से घटा के 6% किया गया है, अभी जस्ट समझाएंगे तो मजा आ जाएगा उस पे, इस चीज को कि ये लिविंग पार्टनर वाला जो आप मीम बता रहे हैं ना, ये किस तरीके से लागू होता है। तो वही सरकार ने बोला हमको है। उसी दिन पता चल गया सर कि बददिमाग औरत है, अरे ऐसे इसके मत पास बोलो, दिमाग नहीं है। वित्त मंत्री हैं देश के, सम्मानित सर तरीके से बोलो। ठीक है, तो देखो होता क्या था, अब इस चीज को समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या आने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट है, किस वर्ष का एक्ट है? 1961 का। इसमें क्या होता है कि जो इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है, 6 कैटेगरीज डिफाइन किया गया है कि इनकम कहाँ से, इनकम टैक्स किस किस टैक्स पे लगेगा। तो जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वेजेज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल इनकम, इनकम टैक्स फ्रॉम प्रोफेशनल इनकम। उसके बाद इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर वाला भी उसमें डिफाइन है। मतलब बोलोगे सर टैक्स कहीं एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगता तो है नहीं। आप सुने हैं कहीं एग्रीकल्चर के इनकम पे इनकम टैक्स लगता है? नहीं सर। क्यों नहीं लगता है? सर क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, इसलिए उसके ऊपर नहीं देखो लगता है। प्राइमरी सेक्टर्स में तो बहुत सारे चीज आते हैं, माइनिंग वगैरह भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, उसके ऊपर तो टैक्स लगता है। देखो होता क्या है कि एक्चुअली एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, स्टेट का सब्जेक्ट है, और कोई भी स्टेट जो है कि बिग फार्मर के ऊपर टैक्स लगाने का हिम्मत नहीं कर पाता है। छोटे फार्मर के ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए, उसमें तो बात ही खत्म है। स्मॉल एंड मीडियम जो भी फार्मर है उसका तो कमाई ही बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो बड़े फार्मर जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की बेटी, शाहरुख खान के बाद खुद, ऐसे करके अंबानी साहब का वो क्या कहते हैं यहाँ जो है बाग जी, कहाँ पे अभी शादी हो रहा था इनके लड़के का, अहमदाबाद, नहीं जामनगर। जामनगर वाला, हाँ। उनसे बहुत सारा प्रॉफिट होता है इनको, लेकिन 1 रुपए का टैक्स पे नहीं करते 6 हैं। लाख पर ईयर आम होता है सर। हाँ, जितना भी होता है, तो चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट है, और इनकम टैक्स एक्ट ने तो डिफाइन कर दिया 1961 वाले ने कि हाँ इसके भी ऊपर टैक्स लग सकता है। लेकिन चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट जो है कि कभी किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का सोचती नहीं है। जब किसानों के ऊपर ही नहीं लगाने का सोचती है तो उसमें डिफिनेशन कहाँ से आएगा कि बड़ा किसान और छोटा किसान? तो ये कभी टैक्स उनके ऊपर लगा नहीं। लेकिन इस बात को जानिए कि इनकम टैक्स एक्ट में इस तरीके के 6 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है कि किस किस इनकम पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। अब देखिए इनकम टैक्स लगता कैसे है, उस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स ऑन रेंट, जो आप रेंट कमाते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो सरकार उसमें जो है कि मान लीजिए कि आप जो है कि 1 साल में या 1 महीने में मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए रेंट कमाते हैं, ठीक है। या 1 साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 साल में आपको 10 लाख रुपए का रेंट आता है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स हुआ ना कि 8 लाख 7-8, मतलब उस स्लैब से आप बाहर निकल चुके हैं, 0 से 3 लाख, 3 से 7 लाख, या फिर 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख। ये ओल्ड टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब, जानते हैं ये आइडिया है? ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, न्यू टैक्स रिजिम, ओटीआर, एनटीआर क्या है? ये सब मीनू, पढ़े थे सर, फिर भूल गए। मीनू तुम लोग सैलरी पे करते हो, तुमको पता होना चाहिए। नहीं आइडिया, बताते हैं, देखो क्या होता है। मीनू को पता है, हाँ। चलो, तो ऐसा है कि टैक्स जो है कि 10 लाख रुपए पे नहीं लगता है। सरकार उसमें देती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि मान लीजिए कि आपका कोई मकान है, उसके ऊपर जो है कि क्या कहते हैं 10 लाख रुपए का वो रेंट आता है, तो सरकार बोलती है कि मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 25% कॉस्ट जो है इस 10 लाख रुपए में
25% जो है कि आपका बिजली बिल भरने में चला जाता होगा। ठीक है मीनू। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, मकान का डिप्रिसिएशन होता है, उसका चूना पुताई रंग पेंट करना होता होगा, तो आप इसमें 25% पैसा काट लीजिए, यानी कि 2.5 लाख रुपया हटा दीजिए। उस 2.5 लाख रुपया हटाने के बाद कितना बचा? 7.5 लाख रुपया। उस 7.5 लाख रुपए के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब में आपका टैक्सेबल इनकम आता है, 5%, 10% जो भी होता है, उस पे जो है कि आप टैक्स दे दीजिए। तो इसको जो है कि क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं? अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, ये टैक्सेशन में है ये सब, ये नहीं सुने हैं? देखिए, अनडिवाइडेड हिंदू हिंदू फैमिली क्या होता था कि जब पहले जो इनकम होता था किसी पर्सन का, तो वो उनका इनकम नहीं माना जाता था, वो माना जाता था पूरे परिवार क्या है। यानी कि पिताजी कमा रहे हैं, मान लो कि पिताजी 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, ठीक है, तो टैक्सेबल से वो स्लैब में तो आ ही जाएंगे। लेकिन पिताजी का इनकम नहीं होता था। पिताजी के ऊपर उनके दादा दादी भी आश्रित हैं, फिर बच्चे भी आश्रित हैं, पत्नी भी आश्रित हैं। तो वो इनकम जो है कि पूरे परिवार का इनकम माना जाएगा। अब पूरे परिवार में मान लो कि 4 लोग भी हैं, तो पिताजी का इनकम 25, मतलब कि पूरे 4 पे बांटोगे तो कितना हो जाएगा? 25-25 हजार हो जाएगा। तो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और आपके ऊपर जो है कि पत्नी का, बच्चे का, भाई का, या फिर अपने माता पिता का बोझ भी है, बूढ़े माता पिता का, तो आपके इनकम को में जो है कि 1 लाख रुपया आप महीना कमाते हैं, तो पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर जो है कि टैक्स नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारा टैक्स जो है कि डिडक्ट कर दिया जाता है। उसमें उसका बहुत सारा रूल है कि कैसे करके काटना है, कितने लोग इसके ऊपर मतलब कि क्या कहते हैं, आश्रित वगैरह है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीए बनना नहीं है। बस ये समझिए कि आपको उस पूरे 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारा आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आपको जो है कि उसके 1 लाख के मान लीजिए कि 30,000 रुपए के हिस्से के ऊपर ही टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिडक्शन देती है सरकार, ठीक है, जैसे कि कंपनी को भी कॉर्पोरेशन टैक्स में भी डिडक्शन मिलता है कि आपने अगर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ खर्चा कर दिया है, एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर कुछ खर्चा किया है, तो उनको जो है कि उसके उसके लिए आप जो है कि अपने प्रॉफिट में से प्रॉफिट के ऊपर लगता है। ये आप जानते हैं ना, कॉर्पोरेट को जो टैक्स लगता है उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। क्या कहते हैं, उनके ओवरऑल जो सेल्स परचेज होते हैं उसके ऊपर नहीं लगता है, ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। जो प्रॉफिट होता है कॉर्पोरेट को, उसमें से फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उनको, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन द फॉर्म कि आपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो उसमें आप डिडक्शन काट लीजिए। आपने जो है कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह करवाया है, उनमें खर्च किया है, तो उनके ऊपर जो है कि आप डिडक्शन काट लीजिए। आपने एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया या कोई बढ़िया चीज दे दिया है, तो उसके ऊपर काट लीजिए। इसी तरीके से कुछ आपने ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए काम कर लिया है, तो उसके ऊपर डिडक्शन आप काट लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के बहुत सारे जो है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हर सेक्टर में थे। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि कुछ लोग जो है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा लेते थे, और बेवजह फायदा उठा लेते थे। वो अपने जो आपको जो है कि टैक्स कम शो करते थे, टैक्सेबल अमाउंट कम शो करते थे, उनको कम टैक्स देना होता था। लेकिन कुछ ईमानदार टैक्स पेयर जो है कि इन सारे लूप होल्स का फायदा नहीं उठा पाते थे। उन बेचारे के ऊपर जो है कि टैक्स तो बड़ा तगड़ा लगता है। आपको पता है पर्सनल इनकम टैक्स 30% है। 100 रुपया कमाइए और 30 रुपया आपके हाथ से कोई छीन ले सामने, तो दर्द होता है उस समय कमाने वक्त। 100 रुपया 30 रुपया तो आसान सुनने में लगता है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपया कमाया है और 30 लाख रुपया आपसे कोई टैक्स काट ले, तो आप सोच के देखिए कि क्या हाल है, क्या हालत होगा आपका। अब मतलब कि साल भर में 10 महीना अगर कमाते हो 1-1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया तुम्हारे पास होता है, उसमें जो है कि 30% हिस्सा काट ले, तो साल भर में 7 ही महीना का तो कमाई तुम्हारे पास बचा। 3 महीना का कमाई तो तुम सरकार को जाके दे दिए। तो कितना दुख होता होगा कि इतना हाई इनकम टैक्स देना पड़ता है। कुछ लोग जो है कि लूप होल का फायदा जबरदस्ती फालतू में उठाते हैं उस चीज का, जो भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेने का होता है। तो सरकार ने बोला है कि रुक जाइए, हम इस इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरीके से जो है कि रिव्यू करने जा रहे हैं। जितने भी ये डिडक्शंस हैं इस तरीके के, उस डिडक्शंस को जो है कि हम लोग लगभग लगभग समाप्त करने जा रहे हैं। और जो इनकम टैक्स रेट 30% चल रहा है, सीधा सीधा हम करेंगे क्या कि टैक्स रेट को ही कम कर देंगे, 20% कर देंगे, 15% कर देंगे, कुछ ऐसा होने वाला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, आने वाले समय में काफी चर्चा में रहने वाला है। डायरेक्ट टैक्स कोड जैसे जीएसटी आप सुनते सुनते कई वर्षों से पक गए होंगे, उसी तरीके से ये सुनते सुनते भी पक जाएंगे। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़े रिफॉर्म है। उसके पहले ना जाने कितने तरीके के टैक्स थे, टैक्स ऑन सेल, सर्विस टैक्स, उसके बाद जितने छोटे छोटे सारे टैक्स थे, वैट थे, क्या आप सुने थे ना ये सब टैक्सों का नाम?
यस सर। जीएसटी आने के बाद क्या बच गया है? 28 मात्र तरह के टेस्ट है। हाँ 28 तरीके के टैक्स थे। जीएसटी आने के बाद मात्र एक इंस्टेंस है टैक्स का, टैक्स ऑन सेल। इनडायरेक्ट टैक्स और कहीं नहीं है, मतलब इम्पोर्ट वो कस्टम वगैरह को छोड़ दो तो अलग बात है, ठीक है। अब क्या बच गया है? मात्र एक तरीका बच गया है, टैक्स ऑन सेल। जीएसटी कहाँ लगता है? अब उसमें उत्पाद शुल्क भी पहले लगता था, ठीक है, बहुत तरीके का था, अब तो खत्म हो गया है। तो उसी तरीके से इसमें भी जो है कि डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा रहा है। तो क्या डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, क्या आने वाला है, ये समझ में आया? बोलो भाई, थोड़ा पानी पी लो। एक जो है गोल्ड पे लगता है इंपोर्ट ड्यूटी। ये समझते हैं इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? सीमा शुल्क क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी, अरे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। सर जाने पर जो मतलब उसके ऊपर जो चार्ज नहीं किया जाता है सर। तो सर फॉरेन फॉर कंट्री एग्जांपल से मैं इसका दे सर इसका एक एग्जांपल से मैं दे देता हूँ सर। हाँ जैसे ये टेस्ला कंपनी जो है हाँ वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, वो हाँ, कहा था बिल्कुल कि सही हम बता रहे बेचेंगे हो। इंडिया में। हाँ हाँ नितिन गडकरी ने कहा कि ठीक है बेचो तुम इंडिया में, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन 35 लाख का है, हम उस पर सीधा 70 लाख कर देंगे। हाँ, 100% 100% टैक्स। इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग हम करोगे सीधा इंडिया में, 100 हम बात कर मैन्युफैक्चरिंग करोगे चाइना में और बेचोगे इंडिया में तो सब सीधा 100% लेंगे। हाँ हम बेचने से तुमको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, वो बेचने से इसलिए नहीं लेकिन रोक सर सकते कि हम प्रति डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आते हैं, तो हम व्यापार करने से आपको किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो एक तरीका है मेरे पास, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये बात सही है, इसका देखो। मोई मोई हो गया। हाँ टेस्ला का कौन है मालिक? एलन मस्क। एलोन मस्क। लेकिन इस बार मोए मोए नहीं हुआ है। इस बार जो ये तुम्हारा क्या कहते हो यार, ये जो क्या कहते हो कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनी पे लगता था, उसको 40% से घटा के 35% इसलिए किया गया है, ये फॉरेन वाली कंपनी यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, बताते हैं वो गोल्ड वाला क्या है, कि जब 2019 में जो इंडियन कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स 35% के आसपास था, उसको सीधा का सीधा डिडक्ट करके 25% ला दिया गया था। बहुत बड़ा, मतलब कि ये समझ रहे हो कि कहाँ 35% टैक्स, कहाँ 25% टैक्स। ये बोला सरकार ने, उसमें अनुमान लगाया था कि कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा। उस समय भी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि कंपनियां एक रत्ती इन्वेस्ट करने नहीं जा रही है। इन्वेस्टमेंट इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रॉफिट उनके पास होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इस बात की गारंटी होती है, कंपनियां तब इन्वेस्ट करेंगी जब उनका माल बिकेगा। जब लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी रहेगी, कंपनी का माल बिकेगा, तो कंपनी नया माल बनाएगी, नया प्लांट लगाएगी, नए लोगों को रोजगार देगी। टैक्स में डिडक्शन देने से कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। ये उस समय भी कहा गया था, और ये सत्य निकला है कि प्राइवेट कंपनी के पास हालात ऐसे हैं कि उनके वेयर हाउस में जो माल बना हुआ है, वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है, तो वो नया इन्वेस्टमेंट करके, नया प्लांट लगा के, फिर नया उत्पादन करके करेंगे क्या? आप समझिए एक बात को, कि मान लीजिए कि कार के ऊपर 28%, या लग्जरी आइटम के ऊपर 28% का टैक्स लगता है, तो टैक्स कॉर्पोरेट थोड़ी भरता है। आप जाएंगे कार खरीदने के लिए, बढ़िया, आप बढ़िया जो ज्वेलरी खरीदने के लिए, मान लीजिए कुछ भी लग्जरी आइटम खरीदने के लिए जाते हैं, तो टैक्स तो आप ही ना दे देते हैं उसमें। भाई टैक्स का पैसा भी तो आपसे जोड़ के कंपनी लेती है। कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि उसको कलेक्ट करने का एक सोर्स है, और क्या है, कुछ तो नहीं है। आप माल अगर बिकेगा तो कंपनी बनाएगी, टैक्स 30% लगे, 35% लगे, उनको क्या मतलब है? अगर सब जनता में परचेजिंग पावर पैरिटी बचेगा ही नहीं, खरीद करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, लोगों का इतना इनकम ही नहीं बढ़ेगा कि वो कुछ खरीद पाए, तो टैक्स 5% रहे चाहे 10% रहे, अच्छा 25% रहे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास पैसे नहीं है, तो कार में 18% टैक्स लग रहा है, 8% टैक्स लग रहा है, हमको क्या मतलब है? पैसा रहा था तो सोचते 18% पैसा मेरे पास आते रहता, मेरा इनकम बढ़िया होता तो 18% भी टैक्स लगता, तो अभी हम कार से ही घूमते, 28% टैक्स लगता तो भी कार से ही घूमते। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर कंपनी, और ये सरकार ने इस बार माना है 2019 की गलती को, इस बार सरकार ने बकायदे इकोनॉमिक सर्वे में माना है कि कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, कोई भी नए इन्वेस्टमेंट नहीं आए हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए हैं, उनका बेसी बात है, टैक्स घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, वो बढ़ गया है, और कंपनी का बैलेंस शीट हेल्दी दिखना स्टार्ट हो गया है। उससे हुआ क्या है कि जो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर वगैरह में जो है कि उनको प्रॉफिट ठीक ठाक होता है। आप देखिए कि इंडिया का शेयर मार्केट वाला जो सेक्शन है,
उसमें कई सारे प्राइवेट एप्लीकेशन वगैरह आने के बाद वो शेयर मार्केट का सेक्शन बहुत बढ़ गया है। बहुत लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में, शहरों के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पहले बड़े लोग ही इन्वेस्ट करते थे। तो इसीलिए जो है कि क्या कहते हैं, सरकार ने तुरंत इस बार जो है कि बढ़िया लिया है हाथ में, एक कैपिटल गेन टैक्स लगाया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है कि चलो इधर से नहीं तो शेयर मार्केट से कमा रहे हो तो पहले निर्मला ताई को कुछ पैसा दे दो। तो ऐसा होता है। तो आते हैं अब ये गोल्ड का क्या मसला है, इस चीज को बताते हैं। होता क्या है, जब आप विदेशों से सोना इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर लगता है क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में तो ऐसा कोई गोल्ड का मतलब माइनिंग वगैरह होता नहीं है। एक कोलार गोल्ड फील्ड है कर्नाटका में, वहीं से जो थोड़ा बहुत गोल्ड निकलता है। बाद में तो क्या कहते हैं कि इंडिया बहुत सारा गोल्ड का इंपोर्ट करता है, और वी आर द गोल्ड फैसिनेटेड कंट्री। समझ रहे हैं ना, वाई गोल्ड फैसिनेटेड कंट्री। हर घर में गोल्ड है, अब गोल्ड सर मैं रखा उस हुआ। ऑथर का नाम भूल रहा हूँ। हाँ। सर मैं उस ऑथर का नाम तो फिलहाल भूल रहा हूँ, बट उसने कहा था कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन वो इंडिया में आके दफन हो जाता हाँ, है। बहुत 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 सही बात, बहुत सही बात होता है। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता तो जरूर है, लेकिन इंडिया में आके हो जाता है दफन। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। गोल्ड में चाइना नंबर 1 पे है इंपोर्ट के मामले में, लेकिन इंडिया उसको भी सर ओवरपास करने जा रहा है। में बहुत अंतर नहीं है, जितना चाइना गोल्ड इंपोर्ट करता है, जितना इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, उसमें बहुत का अंतर नहीं है, बहुत कम का अंतर है। ठीक है। तो क्या होता है कि अब देखो, चीन वाला अगर क्या कहते हैं इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड, तो बात समझ में आती है कि उनका कैपिटा इनकम जो है ना हमसे 5 गुना बेसी है। मतलब कि चीन के पर कैपिटा इनकम के मामले में और इंडिया के पर कैपिटा इनकम के मामले में बात करेंगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1/5 है चाइना के मामले से। अरे भाई, गोल्ड लग्जरी आइटम है, अमीर आदमी खरीदे तो बात समझ में आता है। ये गरीब और मिडिल क्लास गोल्ड इतना इंपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर घर में गोल्ड है। हर मतलब कि क्या कहते हो, शादी ब्याह में कितना गोल्ड का यूज होता है वो देख ही रहे हो। तो वो बात तुम सही बोला कि भारत, हर देश में सोना जो है कि इधर से उधर मूव करता है, लेकिन इंडिया में जब आता है तो सोना दब के रह जाता है। तो इसी चीज को मतलब कि दब के रहना उचित बात नहीं है। वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा वो इन्वेस्टमेंट है, और हर घर के बक्सा में अगर दबा हुआ रहेगा, अगर आप पैसा दाब दाब के रख लेंगे तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? एक तो पहली बात। दूसरी बात कि गोल्ड हम कोई देश में उसका उत्पादन होता नहीं, कोई खनन होता नहीं है। गोल्ड मैक्सिमम गोल्ड जो है कि हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट करने में आपको लगता है डॉलर, आप जानते ही हैं, जब डॉलर उसमें जाएगा तो फिर रुपया डॉलर वाला क्या कनेक्शन होता है, तो आप समझते ही हैं उस चीजों को। ठीक है। तो सरकार ने इस बार क्या किया था, इससे पहले क्या हुआ था, 2016 में 2 स्कीम लाया गया था। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम था और एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम था। तो समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या था, और निर्मला ताई ने इस बार जो गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से 6% घटा करके कर दिया है। तो उसमें गेम क्या खेला गया, इस चीज को आप समझते हैं क्या हुआ था, ध्यान से समझिएगा। तो आप इस बात को समझ गए कि जो गोल्ड इंपोर्ट होता था, तो उससे क्या होता था कि भारत का बहुत सारा डॉलर विदेशों में चला जाता था। डॉलर में विदेश में डॉलर में इंपोर्ट करना किसी चीज को बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और जो है कि जैसे ही क्या कहते हैं, गोल्ड पे क्या होता था कि टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी 6-10% लगता था। तो जब हम टैक्स किसी चीज के ऊपर बढ़ा देते हैं तो आप जानते हैं ना कि उसका जो है कि बिक्री वगैरह कम हो जाता है। तो एक लेवल से ऊपर आप गोल्ड के ऊपर टैक्स बढ़ा भी नहीं सकते। एक्स में सरकारों ने किया था, उसको 12% बढ़ा के किया था, फिर 15% कर दिया था। तो आप सुनते होंगे एयरपोर्ट के कि शरीर के इस अंग में गोल्ड घुसा के ला रहा है, तो जूता में गोल्ड छिपा करके ला रहा है। गोल्ड का स्मगलिंग बहुत बढ़ जाता है। समझते हैं स्मगलिंग क्या होता है? ये इन सब टर्म से इन्हीं अगर के नहीं लिए यस है। सर। जो दूसरे अरे रोज पकड़ाते रहता है एयरपोर्ट पे भाई, कि यहाँ छुपा लिया गोल्ड, वहां छुपा लिया गोल्ड, छुपा के स्मगलिंग होता है। इकोनॉमी के मामले में अब पढ़ते नहीं है, इसका मतलब इतने बहुत कम लोग बोल रहे हैं, जबकि ये जनरल सब चीज है। तो देखिए, समझ लीजिए यस हमारे सर। आईजीआई एयरपोर्ट पे भी पकड़ा गया है ना। हर एयरपोर्ट पे ये पकड़ा जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। आपको आए दिन ये खबर में मिल जाएगा कि स्मगलिंग करके सोना ला रहा था, बच्चे के डायपर में छुपा के सोना ला रहा था। तो कई बार जो है कि वो जैसे तिरंगा की पुड़िया में छुपा के सोना का पत्ती बना के ला रहा था। ऐसा ऐसा रोज न्यूज सुनते होंगे। तो होता क्या है कि जब गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाता है तो वो टैक्स को इवेजन करने के लिए चोरी छुपे जो है कि सोना लाने का देश में प्रयास होता है। तो सब सरकार ने क्या किया, 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाया, और गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या बोला
कि अब ऐसा होने वाला है कि आप जो है कि गोल्ड मत खरीदिए। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता क्यों है इंडिया में? गोल्ड जो है कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट का चीज माना जाता है कि अगर हम सोना खरीद के घर में रख लेते हैं या लॉकर में रख देते हैं, उससे क्या होता है कि हमको जब कभी इमरजेंसी आएगा उसको बेचेंगे, या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं हम गोल्ड में। बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ही कर देते हैं, तो इसके लिए भी जो है कि गोल्ड इम्पोर्टेंट। पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से आरबीआई इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी इसके लिए। क्या बोल रहे हैं? आरबीआई बहुत ज्यादा पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ही इसका इम्पोर्ट ज्यादा कर रही है, इसको स्टॉक में रख रही है। तो गवर्नमेंट ने तो ब्रिटेन से सोना लाया है, तो ब्रिटेन में जो है कि इंडिया का ही पड़ा हुआ हाँ सोना था। ये मसला बिल्कुल कृष्णकांत अलग है। जो 100 क्या कहते हैं टन सोना लाने का बात तुम सुने होगे न्यूज में, वो मसला ही अलग है। ठीक है, नहीं, जब से स्टॉक में करना स्टार्ट किया गया ना, तो इसका वैल्यू भी काफी ज्यादा राइज किया पिछले 2 साल के अंदर। देखो जो वैल्यू गवर्नमेंट था दो तरीके से गोल्ड इंपोर्ट का कर वो रही है भी गोल्ड का। काफी ज्यादा एक तो जो है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ रही है, और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में गोल्ड बहुत लगता है। ठीक है, तो इसके लिए। और दूसरा जो है कि जो ब्रिटेन से सोना लाया गया है, वो अपना ही पड़ा हुआ सोना था वहां पे, उसको यहाँ ला लिया गया है। वो अच्छा ही किया है, सरकार ने ला लिया है। नहीं तो यूक्रेन के प्रॉपर्टी के साथ उसके रखने का भी टेस्ट अच्छी टैक्स देना पड़ता था अरे सर। वो तो बात सब सही था। रसिया के प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ, आते हैं ये सर सील कर इस दिया। मुद्दे को क्लियर करने के बाद उस पे आते हैं कि क्या हुआ था। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भरोसा उठ जाता है फिर। हम भी कल तो चाइना पर अथी पर बढ़ेंगे पीओ के साइड ना सर। हम्म इसीलिए बात सही है, आते हैं इसमें। तो क्या हुआ कि सरकार ये इन्वेस्टमेंट का भी एक पर्पस है, इस चीज को समझ लीजिए। तो सरकार ने क्या बोला कि आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जो है कि आप सोना मत खरीदिए फिजिकल फॉर्म में। हम आपको देते हैं गोल्ड बॉन्ड। मतलब कि आप 1 ग्राम अगर सोना खरीदते हैं तो आज के रेट में 1 ग्राम सोने का क्या वैल्यू है, उसी के हिसाब से 1 ग्राम का एक बॉन्ड मिलेगा। बॉन्ड मतलब कि पेपर। आप क्या करेंगे कि हमको दे देंगे 1 लाख रुपए, उसमें से जितना गोल्ड आप खरीदते, और उसके बाद जो है कि आने वाले समय में उस गोल्ड का जितना दाम बढ़ता ही ना होता, गोल्ड का दाम बढ़ता। तो मान लीजिए कि आपने 2024 में खरीदा और जो है कि 2030 में आप उसको जो है कि बेचते गोल्ड को फ्यूचर पर्पस में, तो उसमें जितना भी उसमें गोल्ड का जो दाम होगा, इसी मतलब कि क्या कहते हैं 1 ग्राम गोल्ड के दाम के ऊपर जो गोल्ड बॉन्ड हम दे रहे हैं, उसमें उस समय जो है कि गोल्ड के उस रेट के हिसाब से आपको पैसा हम दे देंगे, और साथ के साथ 2% आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो मजे ही मजे हैं, काहे को हम गोल्ड खरीदने जाए भाई। हम गोल्ड बॉन्ड क्यों ना खरीदेंगे, जो गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे उसको रखने का भी झंझट है। गोल्ड बॉन्ड को चोरी होने का भी कोई झंझट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या किया कि बहुत से सारे लोगों ने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था इस सरकार के इस वायदे के ऊपर कि 2016 में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और बोला था सरकार ने कि 8 साल के बाद इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, और ऑन एन एवरेज देखा गया कि जो गोल्ड में जो प्रॉफिट है वो 7.2% के एवरेज रेट से गोल्ड का दाम बढ़ा है। तो किसी ने अगर 1 लाख का सोना उसमें खरीदा होगा तो 1,07,000 रुपया हो जाएगा अभी दाम बढ़ के, और साथ के साथ 2% का इंटरेस्ट, तो 7 2 9% का फायदा। 9% का फायदा कहीं नहीं मिलता है। आप क्या कहते हैं इसमें फिक्स डिपॉजिट वगैरह में भी जमा करेंगे ना, इतना फायदा नहीं मिलता है। 9% का फायदा काफी फायदा होता है। तो हुआ ये, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं 1 ग्राम के रिलेटेड वैल्यू पे वो पैसा मिलने वाला था। तो जो 2016 में गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाए थे सरकार, इस समय उसका मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है। अब 2028 में सॉरी 24 में जो है कि 2024 में 8 साल पूरा होने वाला था। जब मैच्योरिटी पीरियड ओवर होगा कि गोल्ड बॉन्ड का, तो बहुत सारे लोग गोल्ड बॉन्ड भजाने के लिए जाएंगे कि सरकार बहादुर लाइए, 7% के आसपास से दाम बढ़ा है सोने का, तो हमको दीजिए अब मेरा पैसा 1 ग्राम गोल्ड के बराबर जो हम उसमें पैसा लगाए थे। अब देखिए, सरकार अगर गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देती है तो गोल्ड का दाम मार्केट में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे 10% टैक्स लगता था, अब 6% लग रहा है। तो मार्केट में सोने का प्राइस घटेगा कि नहीं घटेगा, ये बताओ। यस सर नो? यस सर। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने का प्राइस घटेगा ना? हाँ, यस सर। घट जाएगा। तो अब बताओ, मतलब कि जो जनता बैठी हुई थी इस मौजे में कि 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, मेरा प्राइस जो है कि 1,07,000 रुपया, मतलब 7% के 7.2% के रेट से बढ़ रहा है, तो 1,07,000 रुपया होने वाला है। अब जो है कि उसी पे
अब उसका चूंकि गोल्ड का दाम ही घट गया, तो उसमें वादा क्या किया गया था, जितना भी गोल्ड का दाम रहेगा उस समय उसके उसी हिसाब से जो है कि आपको पैसा मिलेगा। अब सरकार ने क्या किया, इनडायरेक्टली गोल्ड का दाम ही घटा दिया। तो जो सरकार को अब पैसा मैच्योरिटी पीरियड के बाद लौटाना होगा, वो कम लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? निर्मला, कम ही उठाना पड़ेगा। हाँ, निर्मला ताई के तो बल्ले बल्ले हो गए, समझ रहे हैं निर्मला ताई क्या यस खेल खेली है। यस निर्मला ताई के बल्ले बल्ले हुए कि नहीं हुए? जहां 7.2% का मतलब कि वृद्धि दिख रहा था, अब वो मतलब कि घट जाएगा, तो दाम तो obvious सी बात है, पैसा कम लगेगा। ये सरकार ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आपका गोल्ड इंपोर्ट घटा था, गोल्ड इंपोर्ट घटा था तो देश में डॉलर बचा था। जनता ने भरोसा किया कि ठीक है, गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदते हैं, आपको जो है कि बॉन्ड के फॉर्म में ही गोल्ड को खरीद लेते हैं। और आपने जब उनको मैच्योरिटी पीरियड आया, चूंकि आप टैक्स के मामले से गोल्ड को रेगुलेट कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, गोल्ड के प्राइस को गिरा दिया। जब आप गोल्ड के प्राइस को गिराएंगे, अगले दिन कोई इस तरीके का बॉन्ड आप लाएंगे तो जनता भरोसा करेगी। जनता वो मूर्ख बन गई ना, उन्होंने अगर मतलब कि सोना खरीद के अपने घर में रख लिया रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। आज नहीं तो कल फिर सोने का भाव बढ़ेगा। ये सरकार ने मतलब कि ये जनता के साथ सही नहीं किया है, ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब सरकार ने क्या इसके ऊपर जो एक अथी दिया है, तर्क दिया है, वो सुन लीजिए। तर्क जो दिया है कि एक्सपोर्ट जो होता है हमारा, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नंबर 1 पे होता है, या मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर इंडिया का। दूसरे नंबर पे जो है कि क्या कहते हैं, इंजीनियर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रीसियस मेटल का एक्सपोर्ट करते हैं। और चौथे नंबर पे जो एक्सपोर्ट करते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर पे हम लोग प्रीसियस मेटल का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट में होता क्या है, इस चीज को समझिए कि एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग गोल्ड को बाहर से मंगाते हैं, डायमंड को बाहर से मंगाते हैं, यहाँ पे उसका ज्वेलरी बनाते हैं, और ज्वेलरी बनाने के बाद फिर उसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही ऐसा ही होता है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है, कच्चा तेल मंगाते हैं ईरान से, इराक से, रूस से, सऊदी अरब से। यहाँ पे जामनगर में मोटा भाई, जामनगर वाले रिफाइनरी में उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, उसके बाद रिफाइंड पेट्रोल, उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप के मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में। ठीक है, उसी तरीके से सोना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उस पे जो है कि फिर उस पे कुछ मतलब की कारीगरी करते हैं, हीरा को तराशते हैं, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक तो सरकार ने बोला था कि 10% में था, तो एक तो इलीगल स्मगलिंग हो रहा था। इलीगल स्मगलिंग अगर गोल्ड का होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होता है। दूसरा जो हमारा प्रीसियस मेटल का एक्सपोर्ट था, वो थाईलैंड भी जो है कि ऐसा ही करता है। जो थाईलैंड आप शहर का नाम देश का नाम जानते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करता है, वो भी कच्चा माल, कच्चा सोना मंगाता है, उस पे जो है कि इंजीनियरिंग करता है, उसमें डिजाइन वगैरह बनाता है, कच्चा हीरा मंगाता है, उसका नक्काशी करता है, तराशता है, उसको फिर एक्सपोर्ट करता है। तो थाईलैंड के कंपेयर में मेरा एक्सपोर्ट जो है कि महंगा होते जा रहा था। महंगा इसलिए हो जाता था क्योंकि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी 10% का था। अगर उसको हमने कम किया है तो इससे हमारा जो है कि गोल्ड का जो प्रीशियस मेटल्स का जेम्स एंड ज्वेलरी का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट थाईलैंड के कंपटीशन में आ जाएगा। इसलिए जो है कि हमने 10% ड्यूटी घटा करके 6% पे किया है। तो सरकार का ये तर्क तो ठीक दिखता है, लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड वाले भाई साहब थे जिन्होंने 2016 में पैसा लगाया था, वो जो है कि उसका तो मोए मोही हो चुका है। ठीक है, तो मुद्दा समझ में आया क्या था? आया समझ में बात कुछ? यस सर। इकोनॉमिक्स की क्लास है, काफी इंटरलिंक्ड रहता है, बहुत सारी बातें जो है कि इधर उधर की पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत समझाना पड़ता है। और समझ में आता है तो बोलिए, नहीं समझ में आता है तो वहीं पे रोकिए कि सर ये लाइन समझ में नहीं आया, नहीं तो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी मुद्दे हमने समझाए, गोल्ड वाला जो समझाया, या फिर जो है कि क्या कहते हैं ये TREDS समझाया, या फिर डायरेक्ट सॉवरेन एक्सपोर्ट बॉन्ड, समझाया, ये समझ में आया? सॉवरेन बॉन्ड बताए ना सर। अरे भाई बोलो, कुछ तो बोलो, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा, कुछ बोल नहीं रहे हो। सॉवरेन बॉन्ड बताए ना सर, सॉवरेन बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला जो आया, बताया मैंने।
अभी न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम समझाने के लिए बाकी है, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा है। सॉवरेन बॉन्ड करेगा कौन सा? आरबीआई ना? क्या नहीं समझ रहे हैं? सॉवरेन बॉन्ड कौन जारी करेगा? आरबीआई ना? किसमें? जो बॉन्ड जो जारी करेगा कौन जारी करेगा? हाँ आरबीआई सॉवरेन गोल्ड। आरबीआई ना? हाँ उसमें दिया है कि 100 रुपए से लेके कितना लाख तक तो दिया है कि उससे ज्यादा नहीं करने का। हाँ, तो वो लिमिट वगैरह तो रहता ही है, तो उसके उस मतलब कि चक्कर में नहीं जाना है। 2022 का ये करंट अफेयर्स है सर। हाँ, तो बार बार वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो उसके मतलब कि बहुत डिटेल में नहीं जाने का है कि कितना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो है कि 500 से 1 लाख तक का आप कर सकते हैं, तो वो उनके डिटेल्स रहते हैं, ठीक है। उसके चक्कर में नहीं जाना है आपको, मोटा मोटी चीजों को समझना है। उसमें तो बहुत सारा जो है कि फिर उसके डिटेल में रहता है कि किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, और वो हर बार चेंज भी होते रहता है। म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था इसमें भी। हाँ। इसके माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। पीएफ डाल दिए हैं सर 23-24 का। अच्छा, डाल दिए हैं, बहुत अच्छी बात। तो टैक्सेशन का और एक दो मुद्दा बता देते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, काफी देर से बोल रहे हैं। एक तो जान लीजिए कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है फॉरेन कंपनी पे 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। तो इस चीज को आप याद कर लेंगे, यहाँ 35% वो हो गया, हो सकता है पूछ ले। एंजल टैक्स जो लगता था क्या कहते हैं नए नए स्टार्टअप के ऊपर, इसको डिलीट कर दिया गया है। क्यों किया गया है इसको बताएंगे, कैसे मतलब कि क्या कहते हैं ब्लैक मनी वगैरह इसमें इन्वेस्ट हो रहा था स्टार्टअप में। बड़े बड़े कंपनियां भी जो है कि अपने बेटा बेटे के नाम से स्टार्टअप खोल देता था, उसमें जो टैक्स हॉलीडे मिलता है उसका गलत तरीके से लाभ उठाया जा रहा था, तो वो भी एक हो गया है। इक्वलाइजेशन लेवाई लगता था, जो गूगल टैक्स है, आप जो गूगल पे एडसेंस चलाते हैं, इस चीज को आप जानते हो, तो उसके जो गूगल टैक्स उसको बोला भी जाता था, ठीक है। तो वो जो है कि उसको खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को, कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को स्लाइटली बढ़ा दिया गया है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है कभी 12% कर दिया गया है। तो ये सारे आप टैक्सेशन को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि फिर मनरेगा में भी कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके फंड्स में किस तरीके से चेंजिंग लाया गया है। तो कई सारे इसमें और भी सेक्शन है, तो वो भी आने वाले क्लासेस में इसी तरीके से आपको डिटेल में कर करके समझा देंगे, ताकि एक बार के बजट के चीजों को अगर आप समझ लेंगे, हर बार बजट में लगभग बातें वही रहती है, बहुत कोई परिवर्तन आता नहीं है। टेक्निकल टर्म्स अगर आपको समझ में आ गया कि इस टैक्स में क्या होता है, उस टैक्स में क्या होता है, उसके बाद क्या होगा कि 5% का अंतर होगा, तो 5% लगता था तो 7% लगेगा। तो एक बार जब बजट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे को अच्छे से पढ़ लेंगे, तब फिर जाके आपको अगले बजट में जो है कि कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा, खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। इससे पहले आपको जो है कि एग्रीकल्चर वाला आंकड़ा हमने लिखाया ही था, किस तरीके से एग्रीकल्चरल रिसर्च में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, किसानों को 12 रुपये का फायदा होता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है कि 1 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, 7 रुपये का फायदा होता है। सब्सिडीज में 1 रुपया सरकार लगाती है, किसानों को फायदा होता है 3 रुपये का, यानी कि उसमें नुकसान ही हो जाता है, किसानों को बहुत फायदा मिलता नहीं, ठीक है। तो आज जो है कि हम अपने तरफ से तो इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी आदित्य सर को ओवर करते हैं। चंद्रशेखर का कॉपी इवेलुएट करना था, तो चंद्रशेखर भी है और आदित्य सर भी हैं। तो लाइव अभी हम लोग जो है कि कॉपी चेक करेंगे, आदित्य सर ही करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए कि किस तरीके से मेंस का कॉपी लिखा जाता है, और किस तरीके से जो है कि जो लोग लिखते हैं रियल एग्जामिनेशन में उनका कैसे इवोल्यूशन वगैरह होता है। थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, क्योंकि मतलब कि अगर इंटरेस्ट लेके कॉपी को देखेंगे नहीं तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे अच्छे से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।